नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री करेंगे समावेशी विकास का शुभारंभ। पीएम मोदी आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास पर समर्पित वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने राजकोट में वस्त्र सलाहकार समूह के साथ की छठी बैठक। कहा, भारतीय कपास की गुणवत्ता किसानों और उद्योग दोनों के लिए है फायदेमंद। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 41.87 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। कृषि मंत्रालय के सहयोग से जैविक कपास उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा। अरुणाचल प्रदेश को 254 मोबाइल टावर मिलने से पूर्वोत्तर के विकास को मिली रफ्तार। 336 गांवों को मिली डिजिटल कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, संचार से संपर्क के अलावा अनेक अवसरों के खुले हैं दरवाजे। नागालैंड में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर पहले गांव अवंखू का किया दौरा। केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर दे रही है ध्यान। हरियाणा की मंडियों में सरसों की खरीद कम। सरकार ने 23 मंडियों में मार्केट कमेटी सचिवों को नोटिस किया जारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, नहीं होने दी जाएगी कालाबाजारी। प्रदेश के तेल कारखानों में सरसों के स्टॉक की होगी जांच। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत गांव की स्मृति के लिए समावेशी विकास का शुभारंभ करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा से अमृत महोत्सव समावेशी विकास के तहत 9 अभियानों का शुभारंभ करने के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास पर समर्पित वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस है मध्य प्रदेश के रीवा में। ये प्रोग्राम होने जा रहा है। वहाँ पे पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जीएम पोर्टल हम लोगों ने जो बनाया पंचायतों के लिए, ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक बनाया, उसका भी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के हाथों से वहाँ पे होने वाला है। अभी गांव के पंचायत के सरपंच भी कुछ खरीदी करनी है तो जेम पोर्टल से खरीदी कर सकते हैं, तो इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो यही सोच प्रधानमंत्री जी की है कि गांव में पूरी पारदर्शिता से काम चले, और इसीलिए पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से बराबर ये प्रयास चल रहा है कि गांव को श्रेष्ठ बनाने के लिए जितना भी योगदान मंत्रालय के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से, राज्य सरकार भी उसमें सारे योगदान दे रहे हैं, तो उनसे योगदान लेके गांव को सक्षम करने के लिए सारी हमारे मंत्रालय का प्रयास जो है वो चल रहा है। अगली खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कपास मूल्य श्रृंखला पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को वस्त्र सलाहकार समूह टीएजी के साथ छठी इंटरैक्टिव बैठक की अध्यक्षता की। पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन इंडिया की ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग पर परियोजना में हुई प्रगति के बारे में बताते हुए इस बात की सराहना की कि भारतीय कपास की ब्रांडिंग किसानों से लेकर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला में बहुत अधिक संवर्धन करेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय कपास की गुणवत्ता किसानों और उद्योग दोनों के लिए ही फायदेमंद है। वस्त्र क्षेत्र के देश भर के लोग, खास तौर से के भी जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आए हैं। हमने 2 दिन का चिंतन शिविर किया जिसमें अलग अलग वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हुए विषयों के ऊपर चर्चा हुई, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो, कॉटन टेक्सटाइल हो, आगे चल के जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर विश्व में चर्चा चल रही है उसमें भी भारत कैसे तैयार हो, निर्यात कैसे बढ़े, किसानों के लिए भी उनकी उत्पादन और उनकी प्रोडक्टिविटी सुधार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, भारत के कॉटन की ब्रांडिंग कैसे सुधरे,
और अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने समापन कार्यक्रम में बहुत ही हम सबको प्रेरणा दी अपने उद्बोधन से और एक ई कॉमर्स पोर्टल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का लॉन्च करने का हम सबको एक नई चीज देश को पेश करने का मौका दिया है। और विकास की राह पर दौड़ते पूर्वोत्तर ने आज डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। पूर्वोत्तर के इस दूर सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश में 4G मोबाइल टावर की सौगात मिली है। ये टावर बेहतर कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रहे गांवों को 4G सेवाएं प्रदान करेंगे। इससे अरुणाचल प्रदेश के 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी में आसानी मिलेगी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास पर लगातार काम कर रही है। पूर्वोत्तर के सुदूर सीमावर्ती गांवों को जोड़ने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश को 4G मोबाइल टावर की सौगात मिली। ये टावर बेहतर कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रहे गांवों को 4G सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे अरुणाचल प्रदेश के 336 गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी में आसानी होगी। इन गांवों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो आजादी के बाद से अब तक बिना कनेक्टिविटी के रहे। उम्मीद है इस पहल से 70,000 से अधिक ग्राहक लाभान्वित होंगे। 4G टावर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सीमाई इलाके में मिशन 500 को लागू करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें राज्यों की भी भूमिका है और उन्हें भी बढ़ चढ़कर राज्य के विकास में भागीदारी निभानी होगी। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024 मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। ये एक मिशन मोड में हमने टारगेट किया और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसी है सब ने एक टीम के रूप में काम किया। इसलिए जब मुझे बताया गया कि जो पहला लॉन्च का कार्यक्रम का डेट तय कर दिया है तो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि जब मिशन मोड में काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए ही नहीं है, बल्कि अनेक अवसरों के दरवाजे भी खुलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा पूर्वोत्तर में 2014 के मुकाबले BTS की संख्या 5 गुना बढ़ी है। कंप्लीट आप वेस्टर्न बॉर्डर से लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट कंप्लीट बॉर्डर को मैप किया गया है प्रॉपर्ली। बहुत जल्दी हर एक बॉर्डर विलेज में, हर एक बॉर्डर एरिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के 4G इक्विपमेंट लग रहे हैं, तेजी से लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। तो बहुत जल्दी हर एक जगह आप देखेंगे सबको इंडिया के ही मोबाइल का, इंडिया के ही सिम का सिग्नल मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस मौके पर कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश में 254 टावर का एक साथ मिलना जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। जल्द ही राज्य में 1150 और नए 4G टावर लगाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आज अराउंड 254 टावर्स का एक साथ लॉन्चिंग होना, तो हमारे पूरे अरुणाचल के जो दूर दराज में जो बैठे हुए हमारा जो जनता है, जो पब्लिक है और खास करके जो युवा है, उन लोगों के लिए बहुत ही आज एक सुख, एक खुशी का भी एक अवसर है। इस जो 254 टावर्स में, जिसे आप सब लोग जानते हैं और हम लोग थोड़ी देर पहले एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखा, केवल 70,000 पॉपुलेशन को वो लोग केवल करेंगे और अभी लक्ष्य अभी भी हम लोग का बाकी है। तो और भी मोर देन 1150 टावर्स और भी हम लोग को उसको ऑपरेशनलाइज करना है। भारत सरकार ने सीमावर्ती सुदूर ग्रामीण इलाकों को सीधे संसाधन और सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य के हिस्से के रूप में 2,675 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3,721 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 4G मोबाइल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य अगले साल मार्च तक रखा गया है। ईटानगर से ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।
पूर्वोत्तर में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के साथ ही मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता रही है कि पूर्वोत्तर को लेकर वो लोगों की सोच में बदलाव ला पाई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दौरान सरकार ने अब सीमा के सबसे आखिरी छोर पर बसे गांव को पहला गांव माना है। नागालैंड के दौरे पर पहुंचे सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने म्यांमार सीमा पर देश के पहले गांव अवांगखू का दौरा किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पेश है ये रिपोर्ट। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों और गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। अपने 2 दिवसीय नागालैंड दौरे पर भारत म्यांमार सीमा पर देश के अंतिम गांव अवांगखू पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि नई रेल लाइन का निर्माण हो या नए हवाई अड्डों को स्थापित करना हो, केंद्र सरकार पूरे उत्तर पूर्व के विकास पर ध्यान दे रही है। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भी सीमा से सटे गांवों पर विशेष ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि ढांचागत नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है, साथ ही सीमांत गांवों में मुफ्त DD/DTH भी दिया जा रहा है। इससे पहले सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का अवांगखू गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्थानीय ग्रामीण केंद्रीय मंत्री के दौरे से खासे उत्साहित नजर आए। इससे पहले शुक्रवार को फेक जिले में केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अपने दौरे के दूसरे दिन सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने सीमावर्ती गांव अवांगखू सहित 2 अन्य गांवों का भी दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही सीमा के निकट जाकर वहां के हालात का भी अवलोकन किया। गौरतलब है कि मोदी सरकार देश के सीमावर्ती इलाकों के विकास पर जोर दे रही है, जिसका साफ असर सकारात्मक बदलाव के तौर पर इन गांवों में देखा जा सकता है। जो गांव के निवासी है इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है ऐसे गांव में जो भारत म्यांमार सीमा पर एक तरह से कहें ये पहला गांव है भारत का, और इस गांव के आसपास अब विकास तेज रफ्तार से हो रहा है। सड़क का टेंडर हुआ है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर अब दिखाई देने लगा है और उम्मीद बंधी है कि ये गांव विकास के लिए एक नई नजीर बनेगा और इस तरह से जो भी सीमावर्ती गांव हैं वहां पर विकास की नई किरण तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज। और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने मंडियों में सरसों की खरीद कम होने के कारण 23 मंडियों में मार्केट कमेटी सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में तेल मिलों के स्टॉक चेक करने के बारे में भी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री JP दलाल ने शनिवार को ये नोटिस जारी करने की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी। दोषी अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्षों की तुलना में हरियाणा की मंडियों में सरसों की आवक बहुत ही कम हुई है। कोरोना काल से भी कम आवक होने के चलते कृषि मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है, जिसके चलते हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मुख्य प्रशासक द्वारा हरियाणा की 23 मंडियों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में मंडियों की रिपोर्ट 25 अप्रैल तक विभाग की ईमेल पर मांगी गई है। रेवाड़ी व कोसली के ग्राम सचिव को बदला गया है। माना जा रहा है कि सीजन के समय मार्केट कमेटी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मंडियों व तेल मिलों में घोटाले की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। और झारखंड के जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला में बेहतर लोक प्रशासन और आकांक्षी जिला कार्यक्रम को बेहतरीन क्रियान्वयन देश के लिए नजीर बन गया है। यहाँ के पहले के हालात और अब की तस्वीर आकांक्षी जिलों के कायाकल्प की कहानी बयां करती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के आकांक्षी जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम बड़े बदलाव का वाहक बन रहा है। झारखंड के जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला में इस कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन और बेहतरीन लोक प्रशासन से जीविकोपार्जन से लेकर खेल के मैदान तक में सुखद क्रांतिकारी बदलाव साफ नजर आता है। पिछड़े इलाकों में रोटी रोजगार एक आम समस्या हुआ करती है, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत यहाँ खुशहाली नजर आती है। उदाहरण के लिए समझिए कि यहाँ रहने वाली तूरी समुदाय के लोग परंपरागत तरीके से बांस के औजार और बर्तन बनाते हैं। उनकी पारंपरिक कला को और समृद्ध करने के लिए वर्तमान बाजार में मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता दोगुनी हो गई है और उनकी आमदनी 2 से 2.5 गुना तक हो गई है। यह पुस्तकालय गुमला जिला उपायुक्त जी की इनोवेटिव सोच, परिकल्पना
का आधार है, जिसके कारण आज टोटो पंचायत में ये पुस्तकालय खुला हुआ है और इसमें पंचायत के सभी विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं। अपनी कक्षा के अनुसार पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था है, यहाँ अध्ययन करते हैं। साथ ही अपना कैरियर कैसे बनाए इसके लिए भी यहाँ के प्रबुद्धजनों का मार्गदर्शन बीच बीच में मिलता रहता है। प्रशासन द्वारा जरूरत के हिसाब से इस समुदाय के लोगों को स्मॉल टूल किट उपलब्ध कराया गया है और इनकी सुविधा के अनुसार जिले में कुल 8 फार्मर क्लस्टर का निर्माण कराया गया। स्टेडियम से उसको थोड़ा बेहतर बनाने की तरफ, और जहां नहीं है 6 में प्रखंड स्तरीय, उसके लिए प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं लगातार। जैसे अप्रूवल आएगा वो भी वहां कंस्ट्रक्शन होगा और प्रत्येक प्रखंड में पोटो खेल मैदान का कंस्ट्रक्शन, और उस खेल मैदान के अतिरिक्त DMFT फंड से भी हम लोग शौचालय और चेंजिंग रूम दोनों का फैसिलिटीज दे रहे हैं, ताकि बच्चे जब भी आए तो कंफर्टेबली अपने हिसाब से वो लोग चेंज वेंज करके वहां खेल के पानी वानी पी सकते हैं, टॉयलेट वगैरह करके फिर जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जो एकदम रूरल टैलेंट है उसको भी हम लोग यहाँ लाके यूज कर सकते हैं। आकांक्षी जिला गुमला में कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपायों को अपनाया गया है। साथ ही यहाँ मत्स्य पालन को नया आयाम दिया गया है, जिससे मत्स्य पालकों और किसानों को संबल मिला है। गुमला जिले में रागी मिशन भी काफी सफल सिद्ध हुआ है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति या समाज को आगे बढ़ना है तो उन्हें भोजन देने की बजाय उसे शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी कहावत को चरितार्थ करते जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला में अब तक 75 से अधिक पंचायत केंद्रों में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है। जिला मुख्यालय में जिला पुस्तकालय के अलावा अलग से 300 क्षमता वाले जिला महिला पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिले में बच्चों को डेवलपमेंट के बहुत सारे आयामों में शिक्षा के दृष्टिकोण से जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है वो है रीडिंग हैबिट, रीडिंग एबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स। कितने समय तक वो एक जगह बैठ सकते हैं, उनको एक अच्छा सिक्योर, सेफ और शांत माहौल मिले। तो ये सारी ऐसी क्रिटिकल चीजें हैं जो हर चीज हम एक स्कूल में नहीं दे पाते हैं। स्कूल में अपनी शिक्षा होती है, बच्चों का एक ओवरऑल ग्रुप एक बिहेवियर होता है। तो इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए बच्चों को एक लाइब्रेरी जैसा एक जगह शांत, जहां वो अपने आप को अधिक से टाइम देकर चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है। जिले के पंचायत भवन के एक कमरे को प्रज्ञा केंद्र और एक बड़े कमरे को पुस्तकालय के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जहां शौचालय और पीने के लिए RO का पानी सहित अन्य व्यवस्था की गई है। ये लाइब्रेरी खुलने से अच्छा महसूस कर रही हूँ। घर में काम होने के कारण मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। यहाँ मुझे बहुत सारी बुक मिलती है। मेरे पापा बुक नहीं खरीदने सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आके यहाँ का बुक पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद मैं यहाँ 1 महीना से आ रही हूँ लाइब्रेरी। इस पुस्तकालय क्रांति का असर ये हुआ है कि अब यहाँ के बच्चों को घर बार छोड़कर बड़े नगरों, राजधानियों और महानगरों का रुख करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें स्कूल, कॉलेज के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी घर के समीप के पुस्तकालय में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी खुलने पर बहुत सारे फायदे हुए, क्योंकि घर पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी। घर पर लाइट नहीं रहती थी, पंखा भी नहीं, घर में काम भी रहता था। और जो कि लाइब्रेरी खुलने पर बहुत फ़ायदा हुआ। लाइब्रेरी में आई, यहाँ पढ़ाई करती हूँ, अच्छा लगता है, खुद का सेल्फ स्टडी होता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पे लाइब्रेरी खुला और यहाँ हम सब छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। झारखंड में खेल नगरी के नाम से विख्यात गुमला में खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल किट उपलब्ध कराने के लिए खेल बैंक भी स्थापित किया गया है। गुमला एक खेल नगरी है। यहाँ के बच्चे जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं। यदि उनको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस वो दे सकेंगे। तो जो हम लोग वन ऑफ कहानियों को देखते हैं, जो सडन अचानक कुछ हुआ तो उसमें गुमला का नाम आ गया, वो इतनी रेगुलरिटी में हम लोग करना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो इस मिट्टी में है वो हम उनको दिला सकें। उसके लिए सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ओवरऑल डेवलप करना। खेल बैंक में फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और बैडमिंटन के लिए गेंद, बूट, जर्सी, स्टिक, शटलकॉक, रैकेट और जूते जैसे सभी प्रकार के खेल के सामान हैं। यह अपने तरह का अनोखा बैंक उन ग्रामीण और गरीब आदिवासी खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो खेल सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं। आकांक्षी जिला गुमला में टीबी और एनीमिया उन्मूलन अभियान के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायियों टाना भगतों के कल्याण के लिए भी बहुआयामी तथा महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिससे आज यह जिला पूरे देश में लोक प्रशासन और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्षेत्र में नजीर बन गया है।
गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। अरहर की कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जसदन और कानपुर मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि औरैया मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 21 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 7,125 रूपए। 22 अप्रैल को इसके भाव में 125 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 7,000 रूपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की औरैया मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 21 और 22 अप्रैल को अरहर 7,560 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे इस दौरान गिरावट के साथ हुए। यहां 21 अप्रैल को अरहर का भाव था 7,520 रूपए। 22 अप्रैल को इसके सौदों में 10 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 7,510 रूपए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में हल्दी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 21 अप्रैल को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,760 रूपए। 29 मार्च को इसके भाव में 65 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,825 रूपए पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त देखने को मिली। इरोड मंडी में 22 अप्रैल को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,532 रूपए। 22 अप्रैल को इसके सौदे 338 रूपए उछलकर 6,870 रूपए पर हुए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और अब नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। खास खबर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर लोगों से भारत में बड़ी संख्या में बुनकरों और हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मन की बात की 100वीं कड़ी आगामी 30 अप्रैल को होगी प्रसारित। उन्होंने कहा, आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों को नई उम्मीद जगाएंगे। पीएम मोदी ने बसंत जयंती के पावन अवसर पर कहा है कि जगत गुरु बसवेश्वर को मैं नमन करता हूं। उनके विचार और आदर्श हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने वंचितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के विदेश मंत्री ह्यू टॉट के साथ 5वीं भारत गुयाना संयुक्त समिति बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेद और वेलनेस, रक्षा सहयोग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, बुनियादी ढांचा विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप से मुलाकात की और उन्होंने ऊर्जा, आपदा, लचीलापन और उसकी तैयारी और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कहा, गुयाना की विकास यात्रा में भारत भागीदार बनेगा। फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा में गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के NSA के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस के संयुक्त अभियान में उसे दबोचा गया। पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को उम्मीद जताई कि कारोबारी जल्द ही रुपए में विदेशी व्यापार का निपटान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के कई बैंक भारतीय बैंकों के साथ विशेष वस्त्र खाते खोल रहे हैं। गोयल ने कहा कि हम जल्द ही कई देशों के साथ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हुए देखेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,112 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 9,833 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रखनीखाल क्षेत्र में पिछले दिनों बाघ ने 2 बुजुर्गों को अपना निवाला बना लिया। इस कारण इलाके में दहशत बनी हुई है। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन ने तहसील रखनीखाल और धुमाकोट इलाके में बाघ के हमलों की घटनाओं को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाया है, जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।